Hello everyone, I hope that I am audible. Hello. Let me check that sound is okay. ठीक है, everything is okay. चलो. Am I audible? Am I audible? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यार ऐसा कैसे हो गया एकदम? तुम लोग को वो लेक्चर दिख रहा था क्या? यूनिट 6 लेक्चर 3 शेड्यूल्ड में दिख रहा होगा ना, जो शेड्यूल टाइम टेबल आ रहा होगा उसमें दिख रहा होगा ना, यूनिट 6 लेक्चर 3. पता नहीं क्यों मुझे दिख ही नहीं रहा था आज. किसी और लेक्चर में ज्वाइन तो नहीं हो गए हो तुम लोग? आज थोड़ा सा यार ये क्लास आ क्यों नहीं पा रही? मतलब बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे? आज तो यार देखो, आज हम जो लास्ट लेक्चर हमने किया था यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके ऊपर आज हम थोड़ी सी चीजें और देखेंगे कि यूनिटरी और फेडरल में तो हमने डिफरेंस देख लिया था, बट इंडिया एक यूनिटरी स्ट्रक्चर है या इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, ये आज हमें देखना है. और आज का पूरा लेक्चर जो है वो इस चीज पे और ब्यूरोक्रेसी पे, इस पे डिस्कस होगा. और कल से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चालू करेंगे जो कि आपके मेन सिलेबस का पार्ट है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स. तो कल से हम प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी चीजें स्टार्ट करेंगे. आई डोंट नो व्हाई ये बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे यार. लेकिन चलो ठीक है भाई. यार ऐसे में तो मुझे मजा भी नहीं आएगा पढ़ाने में यार. बता देता हूं, फिर भी शुरू तो कर ही देते हैं. हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रखर श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू टू एग्जाम ओरिजिनल्स. आज लेक्चर नंबर 3 है पॉलिटी का, पॉलिटी ऑफ इंडिया का, पॉलिटी ऑफ इंडिया का. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, यूनिटरी और फेडरल, ये जो दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्या चीजें क्या नहीं होती, ये सारी चीजें हमें देखनी है. हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर अप कर लिया था? ये सारी चीजें हमने कवर अप कर ली थी लास्ट लेक्चर में. लास्ट लेक्चर की स्लाइड में इसलिए रख देता हूं ताकि आप लोगों को भी इजी पड़ेगा. तो अब हमें ये समझना है कि एक तरीके का यूनिटरी स्ट्रक्चर है या एक तरीके का, इंडिया एक तरीके का यूनिटरी स्ट्रक्चर है या इंडिया एक तरीके का फेडरल स्ट्रक्चर है, हमें इसके बारे में जानना है आज. ठीक है, तो पूरा लेक्चर जो है हमारा वो शुरू करेंगे हम किससे कि देखो, यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर में आपने डिफरेंसेस समझ लिए थे, एक एक चीज समझ में आई थी. एक और रिक्वेस्ट है, जब भी मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर आपको वो बात अच्छी लग रही है या आपको लग रहा है कि वो आपको बाद में याद करने में हेल्प करेगी, तो अपने नोट में अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, किसी में भी उसको साइड में लिख लो. क्या होता है, आपकी जो मेमोरी होती है ना, वो विजुअल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहती है. सो व्हाट हैपेंस कि आप जब सेम चीज देखते हो, तो क्या होता है, आपको याद आ जाता है, अच्छा सर ने यहाँ पे ये बताया था क्योंकि ऐसा ऐसा और ऐसा होता है. इसलिए जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी चीज मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी चीज मैं कर रहा हूँ, उसमें द बेस्ट थिंग इज क्या, कि आप छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो. ठीक है, छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो. ये चीज समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं. गुड इवनिंग एवरीवन. बट यार ये क्यों हो रहा है कि लोग ज्वाइन इन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये तो गड़बड़ चीज है.
ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया आपने फेडरल और यूनिटरी देख लिया, बट अब हम देखेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। देखो मैंने बताया था ना, शुरू के 3-4 लेक्चर अगर आप समझना चालू हो गए तो आपको काफी अच्छा समझ में आने लगेगा। तो अब हमें क्या देखना है आज, इंडिया में इंडिया को मैं फेडरल गवर्नमेंट क्यों बोलूंगा, इंडिया को फेडरल गवर्नमेंट क्यों बोला जाएगा, इंडिया को फेडरल गवर्नमेंट क्यों बोला जाएगा। सिंपल सा सवाल ये है, सिंपल सा सवाल ये है कि इंडिया को फेडरल गवर्नमेंट क्यों बोला जाएगा ना। सबसे पहली चीज होती है कि इंडिया पूरे तरीके से फेडरल नहीं है, तो इंडिया कुछ फेडरल है कुछ यूनिटरी है। तो सबसे पहले हम फेडरल गवर्नमेंट क्यों है इंडिया वो देखेंगे, यूनिटरी क्यों है वो देखेंगे। इज इट क्लियर। अब गुड इवनिंग एवरीवन, अब आगे बढ़ के सबसे पहला पॉइंट मैं लिखता हूं कि इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर क्यों है। इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि देखो याद रखना, इंडिया में कुछ पावर स्टेट के पास भी है, कुछ पावर सेंटर के पास भी है। तो स्टेट की पावर सेंटर की पावर से अलग है। क्या ये फेडरल का फीचर है कि स्टेट के हाथ में अपने आप में पावर होती है। तो जो डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, डिवीजन ऑफ पावर, इसका जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में अंडर शेड्यूल 7, उसमें क्या होता है कि हमने यूनियन लिस्ट बनाई हुई है जिसमें पावर यूनियन के हाथ में है, ठीक है। फिर एक स्टेट लिस्ट बनाई हुई है जिसकी चीजों करने की पावर स्टेट के हाथ में, सेंटर उस पर यूजुअली नहीं कर सकता। फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाई हुई है, कॉन्करेंट लिस्ट बनाई हुई है जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों बना सकता है, दोनों बना सकता है। अब यूनियन लिस्ट में 100 चीजें होती हैं, स्टेट लिस्ट में 61 चीजें होती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में 50। से एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर, फॉरेस्ट, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। पुलिस स्टेट लिस्ट में आता है, तो पुलिस से रिलेटेड लॉ स्टेट वाले बनाएंगे। अब देखो पुलिस के लॉ बनाने की पावर स्टेट के हाथ में, पावर है ना स्टेट के हाथ में। जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका बेसिक क्या है कि स्टेट के हाथ में पावर रहती है, सेंटर अलग है, स्टेट के हाथ में पावर रहती है। पूरी पावर भले ही नहीं है बट स्टेट के हाथ में कुछ पावर है। ये पावर स्टेट को देना कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ पावर है, और डिवीजन ऑफ पावर मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को प्रमोट करता है कि नहीं करता है ये बताइए, करता है कि नहीं करता है ये बताइए। ठीक है, इसके बाद देखो कई लॉज आपने, कई आर्टिकल्स आपने नहीं पढ़े हैं, बट आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। इसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट किसी भी देश का एग्जीक्यूटिव हेड होता है कि नहीं होता है। मतलब जितनी भी ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी काम करने वाला विंग है, उनका हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर स्टेट का कहना भी माना जा रहा है तो क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर है। स्टेट के पास भी पावर है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की। मतलब जो प्रेसिडेंट को, जो लोग प्रेसिडेंट की वोटिंग में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, उसमें हर स्टेट से लोग आते हैं, हर स्टेट के इलेक्टेड एमएलए ये जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में स्टेट का व्यू पॉइंट लेना, कैसे उनके एमएलए को बुला के वोट करवाना। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ ही लोग वोट करते हैं और उनमें से हर स्टेट का एमएलए होता है, तो हम कहीं ना कहीं स्टेट का जो सोचना है, स्टेट के जो एस्पिरेशंस है उनको फाइनल में ले रहे हैं। स्टेट जिसको प्रेसिडेंट बनाना चाहता है उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है कि नहीं है, कहीं ना कहीं ये एक फेडरल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है कि नहीं है, ये बताइए। है तो याद रखना आर्टिकल 54, 55 में ये दिया हुआ है। आर्टिकल 54, 55 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में स्टेट पार्टिसिपेट in voting for president वाया किसके थ्रू, वाया
MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं ना, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का, है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई। अब इसके बाद ईच स्टेट हैज हाई कोर्ट। हमने हर स्टेट को जुडिशियल पावर भी देके रखी है, कैसे कि एक हाई कोर्ट देके रखा हुआ है। अब ये बात अलग है कि यूनिटरी स्ट्रक्चर में हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे आ जाएगा, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, बट हर स्टेट के पास एक हाई कोर्ट है, बिल्कुल है। ये क्या शो करता है कि जुडिशियल पावर्स है स्टेट के पास, बिल्कुल। अगर पावर दी है स्टेट को तो क्या हो गया? फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। इसके बाद चौथा आ गया राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा में कौन लोग होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स ही तो होते हैं, यही तो हमने पढ़ा है 2 दिन में। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो लेजिस्लेटिव पावर है उसमें भी स्टेट्स को राज्यसभा में बैठा के रखा है कि अगर आपको लगता है कि बिल पास नहीं होना चाहिए तो आप उसके अगेंस्ट वोट कर सकते हो। ये चीज समझ में आई? तो राज्यसभा भी एक एग्जांपल है फेडरल स्ट्रक्चर का। राज्यसभा में जिस हिसाब से हर स्टेट से लोग आते हैं, तो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हर स्टेट को पावर दी जाती है। जुडिशियल पावर देखिए, अब लेजिस्लेटिव पावर भी हर स्टेट के पास है। एक तो हर स्टेट के पास यूजुअली अपनी असेंबली होती है, प्लस हर स्टेट सेंटर को अपनी बात कह सकता है राज्यसभा के थ्रू। इज इट क्लियर? होगा कि नहीं होगा ये बताइए, होगा कि नहीं होगा ये बताइए। राज्यसभा क्या होती है ये आपको समझ में आया? राज्यसभा क्या होती है ये आपको समझ में आया? राज्यसभा में पहले ही समझा चुका हूं, राज्यसभा में हर स्टेट से कुछ लोग आते हैं। अब राज्यसभा में हर स्टेट से कुछ लोग आए हैं, तो हर स्टेट का कहना माना जा रहा है राज्यसभा में। हर स्टेट का कहना माना जा रहा है मतलब हर स्टेट के पास पावर है राज्यसभा में कुछ ना कुछ कहने की। अगर स्टेट को मैंने पावर दे दी, वो ही तो फेडरल स्ट्रक्चर का एक बेसिक एग्जांपल है कि नहीं है ये बताओ, है कि नहीं है ये बताओ, है कि नहीं है ये बताओ, है ना कहीं ना कहीं? पांचवा एग्जांपल लिखो। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये पूरा देश चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये पूरा देश चलता है कि नहीं चलता है? इसके बाजू वाले रूम में बैठो। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरा देश चलता है, लेकिन सेंटर क्या अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकता है? क्या सेंटर अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकता है? देखो, कुछ केसेस में कर सकता है, लेकिन स्टेट को जिन केसेस में पावर दी गई है ना कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, उन केसेस को अकेले सेंटर नहीं अलग कर सकता। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराना है इंडिया में, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है यानी चेंज करना है, तो पहले तो इसको लोकसभा प्लस राज्यसभा से पास होना पड़ेगा, प्लस आपको 50% स्टेट की मंजूरी भी चाहिए, 50% स्टेट्स का अप्रूवल भी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी चीज को अमेंड कर रहे हो जो स्टेट्स की पावर, जैसे आपने बोला कि स्टेट लिस्ट से निकाल के यूनियन लिस्ट में डाल देते हैं, अब ये कहीं ना कहीं स्टेट की पावर को कम करना हुआ। अब अगर डिवीजन ऑफ पावर्स की वजह से अगर कोई आपको चीज यहां से यहां निकालनी है, तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद भी क्या करना पड़ेगा? 50% स्टेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो दैट इज वाई कोई भी चीज, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में भी आपको कोई चेंज करना है तो यही चीज होगी। ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की पावर में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आपको यही करना पड़ेगा। राज्यसभा में कोई चेंज करना है तो आपको 50% स्टेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है? 50% स्टेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो अब कहीं ना कहीं ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं, ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं
क्या? जो हमें ये बताते हैं कि इंडिया एक फेडरल यूनिट है, इंडिया एक फेडरल यूनिट है। इज इट क्लियर? जो ये बताते हैं कि इंडिया एक फेडरल यूनिट है। कोई दिक्कत? अब हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे, हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो इंडिया को यूनिटरी बोलेगी, जो इंडिया को यूनिटरी बोलेगी। ठीक है, इंडिया इसलिए तो इतना अलग है, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि इंडिया यूनिटरी। अगर आपके दिमाग में भी मैं पूछूं, मैंने यूनिटरी के बारे में आपको बता दिया कि यूनिटरी क्या फीचर होता है। यूनिटरी के फीचर क्या है कि सेंटर के हाथ में बहुत ज्यादा पावर है और स्टेट के हाथ में बहुत ज्यादा पावर नहीं है, ये यूनिटरी फीचर है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कोई दे सकता है? लॉजिक से दो, सोच के दो। करण आप पढ़ रहे हो ना, आप तो पहली बार लेक्चर आपने अटेंड किया है, तो आप सोच के दो कि क्या ऐसा फीचर है इंडिया में जो इंडिया को यूनिटरी सिस्टम बताता है, जो इंडिया को यूनिटरी सिस्टम बताता है। जल्दी सोच के बताओ। मैं तो बता ही दूंगा यार, मैं तो बताने के लिए हूं ही। जल्दी बताओ, मैं तो बता ही दूंगा। देखो, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, चलता है सर। ये क्या है? यस सर, आ गई सिंगल सिटीजनशिप। वेरी गुड शिवानी, सिंगल सिटीजनशिप, वेरी गुड। इंडिया में दो सिटीजनशिप नहीं होती है, इंडिया में सबसे पहले सिंगल सिटीजनशिप होती है, एक नागरिकता। इंडिया में सिर्फ एक नागरिकता होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं मध्य प्रदेश का भी नागरिक हूं, भारत का भी नागरिक हूं, मैं सिर्फ भारत का नागरिक हूं, मध्य प्रदेश की कोई नागरिकता नहीं होती। सिर्फ सेंटर के लेवल पे सिटीजनशिप है, स्टेट के पास अपनी सिटीजनशिप बनाने का कोई हक नहीं है। यूनिटरी स्ट्रक्चर, वेरी गुड। सेकेंड, और सोच के बताओ। देखो, सिंगल सिटीजनशिप के अलावा सिंगल फ्लैग होता है हमारा। ठीक है, सिंगल नेशनल एंथम होता है। ठीक है, इसके अलावा ये चीज समझ में आई। दूसरा क्या है? पूरे भारत में एक जुडिशरी है। कैसी जुडिशरी है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। दैट इज सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट आए तो हाई कोर्ट का डिसीजन आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो पंजाब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया वो दोनों अलग अलग है, अलग अलग बॉडीज है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट सबके ऊपर बैठा है, तो सुप्रीम कोर्ट से ही हाई कोर्ट को पावर मिलती है, सुप्रीम कोर्ट से ही हाई कोर्ट को पावर मिल रही है। तो पावर का फ्लो ऊपर से नीचे है, तो ये एक यूनिटरी फॉर्म का गवर्नमेंट है। तो यूनिटरी फॉर्म ही तो हुआ। तो जुडिशरी इंटीग्रेटेड, ग्रेड नहीं ग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जुडिशरी एक एग्जाम्पल है सिंगल सिटीजनशिप का। इंटीग्रेटेड जुडिशरी एक एग्जाम्पल है यूनिटरी स्ट्रक्चर का। क्या ये चीज समझ में आई आपको? क्या ये चीज समझ में आई कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर को बताता है कि भाई जुडिशरी एक ही है पूरे इंडिया में, सेंटर के लेवल पे सबसे ज्यादा पावरफुल। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या आता है? ठीक है, अब देखो, तीसरा एग्जाम्पल आता है आर्टिकल 252, आर्टिकल 352, सॉरी, आर्टिकल 352 में क्या लिखा हुआ है? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के समय जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है, वो सब सेंटर के पास चली जाती है। मतलब सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन सेंटर लेगा, पुलिस कहां डिप्लॉय होगी, क्या होगा, जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन है सब सेंटर के पास चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसने फेडरल नेचर खो दिया। जैसे इमरजेंसी लगी फेडरल नेचर चला जाता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसलिए बोलते हैं इमरजेंसी के समय इंडिया एक यूनिटरी बॉडी की तरह काम करने लगता है। बट क्या हो सकता है, सेंटर में जो गवर्नमेंट है
कहीं ना कहीं वो इस चीज का फायदा उठा सकती है, कहीं ना कहीं वो इस चीज का फायदा उठा सकती है। उठा सकती है कि नहीं उठा सकती है? बिल्कुल उठा सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, चौथा पॉइंट, पार्लियामेंट पार्लियामेंट किसी स्टेट का एरिया कम या ज्यादा कर सकती है, कम या ज्यादा कर सकती है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं एरिया कम करोगे तो स्टेट को बोलना चाहिए 50% रैटिफिकेशन आना चाहिए स्टेट से कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन ये आर्टिकल 368 के अंदर नहीं, ये आर्टिकल 3 के अंदर हो जाता है। आर्टिकल 3 में आपको 50% स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट यानी सेंटर पे जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट में जो बैठी हुई है, वो किसी स्टेट का एरिया कम कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है। क्या ये चीज यूनिटरी स्ट्रक्चर को बताती है? क्या ये चीज यूनिटरी स्ट्रक्चर को बताती है कि नहीं बताती है? ठीक है, तो अब बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल याद आया मुझे, ये है आपका महाराष्ट्र और ये है आपका कर्नाटका। अब क्या हो रहा है, यहां पर एक गांव है जिसका नाम है बेलगांव। अच्छा, बेलगाम किस चीज के लिए फेमस है? कोई बता सकता है बेलगाम किस चीज के लिए फेमस है? बेलगाम किस चीज के लिए फेमस है? यहां पर इकलौता ऐसा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जहां पर महात्मा गांधी ने लीडरशिप ली थी। बस इकलौता सेशन था महात्मा गांधी। ठीक है, इकलौता ऐसा सेशन था जहां पर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बागडोर या फिर जो प्रेसिडेंट थे वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, अब क्या होता है, बेलगाम किस चीज के लिए फेमस है? यहां रहते हैं महाराष्ट्रियन, यहां रहते हैं महाराष्ट्रियन। ठीक है, यहां रहते हैं महाराष्ट्रियन, लेकिन ये है कहां पर? कर्नाटका में, कर्नाटका में। सो दैट इज वाई इस पे विवाद चलता रहता है। अरे यार स्पेलिंग छोड़ देना। ठीक है, इस पे 6:15 बोल लो। ठीक है, अब इस पे विवाद होता रहता है। अब इसके विवाद के चलते पार्लियामेंट कभी भी इसको महाराष्ट्र के अंदर डिक्लेयर कर सकता है। अब चल के तो जाएगा नहीं बेलगाम वहां, तो महाराष्ट्र की बॉर्डर को ऐसा किया जा सकता है और नई बॉर्डर कर्नाटका की इस तरीके की बनेगी। आप समझ रहे हो, ये सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में, मतलब ये कम ज्यादा कर सकती है, बाउंड्री कम ज्यादा हो सकती है। तो सेंटर के हाथ में पावर है, सेंटर के हाथ में पावर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, सेंटर के हाथ में पावर है कि नहीं है? बिल्कुल है। सो दैट इज वाई ये भी एक तरीके का यूनिटरी स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि स्टेट अपने मन से नहीं कर पा रहा है, स्टेट के हाथ में पावर नहीं है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। इसके बाद क्या होता है, जो जो अब देखो एक और चीज आती है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट पे ये कहना है कि डिवीजन ऑफ पावर तो आपने दे दिया, डिवीजन ऑफ पावर शोज फेडरल, मतलब फेडरल गवर्नमेंट को वो दिखाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फेडरल गवर्नमेंट को तो दिखाता है, बट लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ झूठ है, ये यूनिटरी है। क्यों? क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सेंटर के पास है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जितने भी हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सारे सेंटर के पास है। तो नाम के लिए स्टेट के पास 61 सब्जेक्ट है जिसमें वो खुद के लॉज बना सकता है, जिसमें दखलंदाजी सेंटर नहीं करेगा। बट वो सारे लॉज ऐसे छोटे पुट्टे लॉज है, सारी मेजर चीजें जो है वो सेंटर के पास है। तो डिवीजन ऑफ पावर आप कर भी लो, बट फिर भी जो स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी। और यही खूबसूरती है पॉलिटी की, कहीं एक ही चीज में वो फेडरल भी है और दूसरी चीज में वो यूनिटरी भी है। आप समझ रहे हो कहां से कनेक्ट होकर चीजें निकली? आप समझ रहे हो कहां से कनेक्ट होकर चीजें निकली? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद मैं बता रहा हूं बहुत बढ़िया चीज है। इसके बाद एक और शिकायत है
जो आपकी 3 लिस्ट होती है ना, अब इसमें अगर सेंटर और स्टेट दोनों कोई नियम बनाना चाहे तो सेंटर का जो नियम होगा वो मायने रखेगा। सेंटर और स्टेट का कोई नियम बनाना चाहे तो सेंटर और स्टेट के नियम में अगर दोनों उस पे लॉ बना सकते हैं, बट फिर भी अगर सेंटर और स्टेट दोनों बना रहे हैं तो सेंटर को ज्यादा फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? अब मिलेगा तो मिलेगा। तो यही तो यूनिटरी स्ट्रक्चर के फीचर है। अब आपको धीरे से लगने लगा इंडिया यूनिटरी है, लगने लगा कि नहीं लगने लगा? सो दैट इज वाई कॉन्करेंट लिस्ट decision of center prevails in concurrent list। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर का डिसीजन ज्यादा मायने रखता है। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर का डिसीजन ज्यादा मायने रखता है। एक तरीके का बिल्कुल खुल्लम खुल्ला यूनिटरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद एक 5वां फीचर आता है, 6वां। ये याद रखना है, सबसे जरूरी है कि राज्यसभा कैन इनिशिएट अ बिल टू मेक लॉज इन स्टेट लिस्ट। अब होता क्या है, कभी सेंटर को लग रहा है कि सेंटर में स्टेट में ढंग के तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, तो एक काम करते हैं, स्टेट लिस्ट की पावर भी ले लेंगे। कैसे? क्योंकि राज्यसभा ने अगर एक बिल पास कर दिया कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट वाली सब्जेक्ट्स का भी, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, स्टेट के लेवल पे नहीं, पार्लियामेंट यानी सेंटर के लेवल पे स्टेट की लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पे भी लॉ बनाया जा सकता है। राज्यसभा के हाथ में ये पावर है कि वो ऐसा एक बिल पास कर दे कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट पे कुछ लॉज बना सकती है, तो वो मान्य नहीं होगा। तो अब जो बची कुछ स्टेट लिस्ट की पावर थी स्टेट के पास, वो भी जा सकती है राज्यसभा के कहने पे। तो फेडरल तो है, लेकिन कब तक है ये नहीं पता। ऐसे वही बात है, इससे तो ना होना बेटर है। सो दैट इज वाई राज्यसभा एक बिल पास करके एक स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को बना सकती है। क्या मेजोरिटी से बिल पास कर रहा है वो सब हम बाद में देखेंगे, बट काम की चीज आपने देख ली। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? चलो, मुझे लगता है ये चीज तो कवर अप हो गई है। अब इसके बाद आर्टिकल 253 आता है। एक आर्टिकल 253, यहां पे सेंटर कहता है कि सेंटर कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स अंडर स्टेट लिस्ट। अरे यही, इसी के लिए तो स्टेट लिस्ट बनाई गई थी, ताकि यूनियन या सेंटर उसमें बेसिकली लॉ ना बना सके। बट कब? एक स्पेशल केस होता है कि सेंटर स्टेट लिस्ट में बिना राज्यसभा के पास हुए भी सेंटर स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट बना सकता है, कोई सब्जेक्ट बना सकता है। ठीक है, लॉस पे सब्जेक्ट बना सकता है। कब? इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी। सही भी बात है भाई। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन केस 1963 का सबसे तगड़े केसेस में से था। बेरूबरी यूनियन 1963। ठीक है, याद रखना, बेरूबरी यूनियन क्या था? वेस्ट बंगाल में एक एरिया था और उसको बांग्लादेश मांग रहा था। तो अब इस केस में अगर सेंटर बोल रहा है दे देना चाहिए, लेकिन वेस्ट बंगाल बोल रहा है नहीं देना चाहिए, और कहीं ना कहीं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन स्टेट के अंदर आता है, बट फिर भी सेंटर ये चीज बना सकता है, और सेंटर ये चीज बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटी की बात आ रही है, पूरे देश की बात आ रही है। इज इट क्लियर? इसके बाद आपका आर्टिकल 356 कहता है कि इंडिया इन केस ऑफ स्टेट
India, in case of emergency, state emergency or president rule, or प्रेसिडेंट रूल. इंडिया इन केस ऑफ स्टेट इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, इस केस में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो जाती ही है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी स्टेट की चली जाती है, और इसके बाद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बाद क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका लेजिस्लेचर है, जो लॉ बनाता है, लेजिस्लेटिव पावर या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ये भी चली जाती है. आपको ये चीज समझ में आई? सो दैट इज वाई आर्टिकल 356 के अंदर जो स्टेट प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी की बात की गई है, वो भी एक तरीके का यूनिटरी फीचर को दिखाने वाला सिस्टम है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये बहुत बड़ा है यार ये तो. इज इट क्लियर? ठीक है. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, सातवां या आठवां, सातवां लिख देता हूं. जो गवर्नर होता है ना, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड स्टेज इन ऑफिस अंडर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. ये वर्ड याद रखना, पॉलिटी में बहुत बार देखोगे, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. मतलब प्रेसिडेंट के चाहने की वजह से गवर्नर एक स्टेट में रहता है. नाउ दिस गवर्नर कैन बी यूज टू हैरास स्टेट्स. नाउ दिस गवर्नर कैन बी यूज्ड टू हरास स्टेट. ये इंपॉर्टेंट चीज है. एक स्टेट को डराने धमकाने के लिए गवर्नर का यूज किया जा सकता है. गवर्नर बोल सकता है, सुने काम को करो, कर रहे हो कि फिर मैं पार्लियामेंट को, मतलब जो मैं लिख दूं कि प्रेसिडेंट रूल लगाने की आवश्यकता है, गवर्नर के कहने पर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है एक स्टेट में. सो दैट इज वाई गवर्नर के हाथ में पावर होती है, गवर्नर के हाथ में पावर होती है. और एक स्टेट एक गवर्नर को यूज करके, किसी सॉरी एक प्रेसिडेंट एक गवर्नर को यूज करके कहीं पे भी दबाव डलवा सकता है. Is it clear? So governor can be used to harass states. Is it clear? ठीक है. फिर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सिंगल रेलवे, सिंगल पाइपलाइन सिस्टम्स, बहुत सारी चीजें. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है ऑल इंडिया सर्विस. ऑल इंडिया सर्विस में भी स्टेट का कोई लेना देना है, कोई यहाँ है, कभी वहां है, कभी वहां है, बस ऑल इंडिया सर्विसेज. ये भी एक तरीके का यूनिटरी स्ट्रक्चर है. पूरे इंडिया में आप कहीं भी भेजे जा सकते हो. ठीक है. स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में ऑल इंडिया सर्विस. ठीक, ऑल इंडिया सर्विसेज. इज इट क्लियर? क्या किसी को कोई डाउट? बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे हम करेंगे, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आज बहुत फालतू चीज करने का डे है. तो लेट अस स्टार्ट. देखते हैं कि कुछ फालतू, मतलब बिल्कुल ही फालतू करने का आज डे है. हो गया. आप लाइटर नोट पे कुछ समझना चालू करो पॉलिटी को. भाई पॉलिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आपने पॉलिटिक्स समझ ली ना, आपको कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा, बहुत स्मूथ हो जाएंगी चीजें आपके लिए. ठीक है. अब इसके बाद सिविल सर्विसेज के बारे में, हमें सिविल सर्विसेज, ई गवर्नेंस, अगर ई गवर्नेंस पढ़ना है ना, तो आपको रोल ऑफ अ सिविल सर्वेंट पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा. तो अब हम कह सकते हैं, इंडिया इज नाइदर कंप्लीटली फेडरल, इंडिया इज नीदर और नॉर नीदर कंप्लीटली फेडरल nor completely unitary. It is somewhere in between, and that is known as what? Quasi federal nature. That is known as quasi federal nature. Is it clear? चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अब रोल ऑफ सिविल सर्विसेज पढ़ना चालू करेंगे आज. रोल ऑफ सिविल सर्विसेज. ठीक है. चलिए अब ये नोट डाउन कर लीजिए. आज ही 2 लोग बोल रहे थे कि नोट करने का टाइम देना चाहिए.
अब हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यही टॉपिक है जो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप करोगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, क्लियर? ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है और आप ब्यूरोक्रेसी तो करने जा रहे हो, तो ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, नोट करने का टाइम देना चाहिए। मैंने सारे प्रॉपर यूनिटरी, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर, इन दो टॉपिक्स में को कोई दिक्कत है? इन दो टॉपिक्स में किसी को कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, पहले दिन अपने आप सब समझ में आ जाएगा। I'll just be back. Just a second, I'll be back. एक काम करके जा रहा हूं। जब सिविल सर्विसेज या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम का क्या दिया जाए आपको करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी का मतलब लिखना चालू करो। अपने मन से ब्यूरोक्रेसी का मतलब लिखना चालू करो। अपने मन से ब्यूरोक्रेसी का मतलब लिखना चालू करो। चलिए ठीक है, तो अब ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, और ब्यूरोक्रेसी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिर्फ हम 45 मिनट लेंगे, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी। एक प्यून भी ब्यूरोक्रेट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में एक ब्यूरोक्रेट होता है, ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर आता है, इसलिए हम उसे ब्यूरोक्रेट नहीं बोलते। ब्यूरोक्रेट वो होते हैं, ब्यूरोक्रेसी का सबसे बेसिक सा। अच्छा चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। इन सब की शुरुआत कहां से होती है, ये देखो। पहले के समय में राजवाड़े होते, राजा होते थे। राजा को कोई सिंगर अच्छा लगा, ठीक है, कोई सिंगर है। पहले शुरू में तो उन्होंने गिफ्ट्स देके उनको नवाजा जाता था, ये लो सोने की चेन, ये लो अंगूठियां, ठीक है। बाद में क्या होने लगा, इसके बाद भी ये इनको इंप्रेस करते रहते थे, तो उनको वो मिनिस्टर बना देते थे। अब ये मिनिस्टर एक सिंगर है, लेकिन मिनिस्टर काय के बन गई है, आर्मी के। अब आर्मी के मिनिस्टर दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज एक डिपार्टमेंट था, दीवान ए अर्ज, दीवाने अर्ज एक डिपार्टमेंट था, जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री का नाम दीवाने अर्ज होता था। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। बट इन मिनिस्टर कुछ नहीं आता। अगर इनको कुछ नहीं आता तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है,
एफिशिएंसी जीरो है, ठीक है, एफिशिएंसी जीरो है। दैट इज वाई क्या कभी काम हो पाएगा ग्राउंड पे? नॉट पॉसिबल। सो दैट इज वाई ये जो सिस्टम होता है ये कभी भी काम नहीं करता। अभी भी ये चीजें होती है कि अगर किसी का कोई पावर में है तो उन्होंने उसको यहां लगवा दिया, वहां लगवा दिया। देखिए कोई और रिलेशन, अब ये सिंगर है, रिलेटिव है, कोई भी है, अगर कोई भी है, अगर वो कोई भी है, अगर वो लेकिन लेकिन अगर उसमें कैपेबिलिटी नहीं है ये मिनिस्टर बनने की, वो काम नहीं कर पाएगा। तभी इसी के बाद, इसी सिस्टम को तोड़ने के बाद कॉन्सेप्ट आता है ब्यूरोक्रेसी का। यहां पर क्या हुआ? यहां पर पॉपुलैरिटी थी, ये आदमी पॉपुलैरिटी के बेसिस पर मिनिस्टर बना था, पॉपुलर लोग करते थे इसलिए ये मिनिस्टर बन गया, ठीक है। बट ये मिनिस्टर काम नहीं कर पाता था, तो अब क्या हुआ? थोड़ा सा डाइल्यूजन हुआ। उन्होंने बोला कि भाई ये तो करेंगे, पॉपुलैरिटी के बेसिस पे मिनिस्टर बनोगे, लेकिन जो मिनिस्टर के अंदर काम करने लोग होंगे वो पॉपुलैरिटी के बेसिस पे नहीं आ सकते, क्योंकि काम भी तो करना है भाई। तो पॉपुलैरिटी के बेसिस पे नीचे के लोग नहीं आएंगे, नीचे के लोग पॉपुलैरिटी के बेसिस पे नहीं आएंगे, ये पॉपुलैरिटी की बजाय मेरिट के बेसिस पे आएंगे, यानी एग्जाम निकाल के आएंगे। और वो ही होता है आज भी एक किंग यानी प्राइम मिनिस्टर, जो उसको पसंद होता है उसको वो मिनिस्टर बनाता है। बट मिनिस्टर के नीचे पूरी जो विंग है वो मेरिट बेसिस पे आती है, वो मेरिट बेसिस पे आती है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई। इसीलिए 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 पहले का जो जमाना था उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। मिनिस्टर्स थे, पहले मिनिस्टर के अंदर अपना आदमी चूज करता था। मिनिस्टर जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, वो अपने लोगों को चूज करेगा, ये अपने लोगों को चूज करेगा, और इस तरीके से बंटाधार होने लगा था। बंटाधार का मतलब समझते हो? सारी चीजें मिट्टी में मिल रही थी। अब क्या हुआ? पीएम, देखो पीएम मिनिस्टर चूज करेगा, मिनिस्टर अपना नीचे का चूज करेगा, ये अपने नीचे का चूज करेगा, और इस तरीके से विंग चलता था। इस तरीके से काम नहीं हो सकता, तो उन्होंने क्या बोला, यहां पर इस पॉपुलैरिटी के प्रिंसिपल को रोका। प्राइम मिनिस्टर अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद चुनेगा, लेकिन ये जो मिनिस्टर रहेगा, ये मिनिस्टर भी कोई ऐरा गैरा नहीं रहेगा, जिसको लोग चाहेंगे उन्हीं में से। ऐसा नहीं है कि पीएम किसी को भी, पीएम प्राइम मिनिस्टर किसी को भी मिनिस्टर बना देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी एक सेट ऑफ लोग रहते हैं पार्लियामेंट में, सिर्फ उन्हीं से मिनिस्टर बना सकता है। ये सेट ऑफ लोग किसके बेसिस पे जाते हैं? पॉपुलैरिटी के बेसिस पे जाते हैं, इलेक्ट होके जाते हैं ना, ठीक है, पॉपुलैरिटी के बेसिस पे। तो पीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसके नीचे एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, ठीक है। ये जो एग्जीक्यूटिव विंग होता है, इनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट याद रखना, ये दोनों विंग जो रहेंगे ये इलेक्टेड रहते हैं, और जो मिनिस्टर साहब के नीचे जितने भी लोग हैं वो किसके बेसिस पे आते हैं? मेरिट के बेसिस पे आते हैं, और इलेक्टेड नहीं रहते, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहते हैं, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहते हैं। इज इट क्लियर? वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहते हैं, और प्लस परमानेंट रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? और इलेक्टेड रहते हैं, ठीक है, ये मेरिट के नहीं, ये पॉपुलैरिटी के बेसिस पे आते हैं, और ये परमानेंट नहीं, ये टेम्पररी रहते हैं। हो सकता है 5 साल, सरकार गिर गई तो और कम, ठीक है। तो अब एग्जीक्यूटिव्स पहले जो पूरे काय पे चलते थे, मन मर्जी पे चलते थे, अब उनको थोड़ा सा सिस्टमैटिक किया गया। तो एग्जीक्यूटिव्स और ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझ में आया? इसके नीचे का हर इंसान, फ्रॉम सेक्रेटरी टू प्यून, सब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सब मेरिट के बेसिस पे है, सिलेक्ट हुए और परमानेंट है। इज इट क्लियर? एग्जीक्यूटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एग्जीक्यूटिव्स को क्यों लाया गया था? ताकि एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
एग्जीक्यूटिव्स को क्यों लाया गया था? ताकि जो सिस्टम काम करता है वो बेहतर तरीके से काम कर ले, वो बेहतर तरीके से काम कर ले। ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आया? अब इसके बाद क्या होता है, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब आगे क्या करना है? ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब ब्यूरोक्रेसी में देखो, ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन आ जाएगा? आपके जैसे सिविल सर्वेंट हो गए, सिविल सर्वेंट, ये आपके ब्यूरोक्रेट्स है, बिल्कुल है। उसके बाद आपके आर्मी वाले, आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स भी एक तरीके के ब्यूरोक्रेट है। ठीक है, चाहे कोई काम कर भी रहा हो ना, चाहे कोई मान लो कि कोई आईओसीएल में भी काम कर रहा हो, वो भी एक का ब्यूरोक्रेट हुआ। ठीक है, प्लस आप मान लो कि जो जुडिशियल के ऑफिस, जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, ये भी ब्यूरोक्रेट है। तो जितने भी काम करने वाले लोग हैं जो एग्जाम निकाल के जाते हैं, वो सब ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स क्लियर करो। अब आप लोगों को लगता होगा अभी तक सिविल सर्वेंट ही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आप लोगों को लगता होगा सिविल सर्वेंट ही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। लगता था कि नहीं लगता था? ये बताओ, लगता था कि नहीं लगता था? ये बताइए। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट एक एक पार्ट है ब्यूरोक्रेसी का। सिविल सर्वेंट एक पार्ट है ब्यूरोक्रेसी का। और सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो बेसिकली बेसिकली सिविल सर्वेंट सिविल मैटर्स को डील करते हैं एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में। क्या ये शब्द सबको समझ में आए? क्या ये शब्द समझ में आए? आए कि नहीं आए ये बताओ। अब हम सिविल सर्विसेज के अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, अब सिविल सर्विसेज के अंदर घुसते हैं। तो अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं, सिविल सर्विसेज छोड़ो, गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करते हैं। गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है? एक है इसका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होगे, एक है या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होगे, बस। और क्या ही होगा? दो ही हो सकते हैं ना, दो ही हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ में आई, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर आप हो तो आप ग्रुप ए, बी, सी या डी के मेंबर होंगे। ठीक है, जैसे आपके जो आईआरएस होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, पीएस मतलब पुलिस नहीं है, पोस्टल सर्विसेज है। ठीक है, ये सारे जो लोग होते हैं ये आपके ग्रुप ए ऑफिशियल्स होते हैं। चाहे इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी ले लो, फॉरेन सर्विसेज, चार्म होता है फॉरेन सर्विसेज का। फॉरेन सर्विसेज में आप जाते हो, अगर कहीं मान लीजिए कि आपकी कहीं, आपका कहीं पोस्टिंग है, वहां पे आप उस कम्युनिटी के राजा रहते हो। मान लीजिए आप यूएस में पोस्टेड हो, तो वहां पे जो पूरी कम्युनिटी होगी ना, इंडियन कम्युनिटी, उसके राजा रहोगे आप। ठीक है, रॉयल्टी से आप घूमते हो यूएस, इज्जत मिलती है आपको। और वही बात है कि शायद उतनी इज्जत यहाँ पे ना मिले जितनी इज्जत वहां मिल जाती है। जलवा रहता है, जलवा, पूरी दुनिया घूमने मिलती है भाई, और क्या चाहिए। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट में आपकी ग्रुप, स्टेट गवर्नमेंट भी ग्रुप ए, बी, सी, डी, इस टाइप की सर्विसेज होती है। और इन्हीं में आपकी रहती है डिप्यूटी कलेक्टर, डीएसपी। फिर इसके नीचे आते हैं आपके तहसीलदार, आबकारी विभाग, बहुत सारे अलग अलग लेवल पे रहते हैं। बट आप कहां जाओगे? आप इस कैडर में जाओगे, आप इस कैडर बोल रहा हूं, इस ग्रुपिंग में जाओगे अगर आप एमपीपीएससी निकाल के जाते हो तो। ठीक है, ये सब पॉलिटी का पार्ट है, इसलिए समझा रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन सर इधर तो आपने डीसी डीएसपी लिख दिया, इधर आईएएस आईपीएस नहीं लिखा। तो याद रखना, एक और टाइप की सर्विस होती है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होती है, जिसको बोला जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज। सर्विसेज, ये ऑल इंडिया सर्विसेज, तीन ही ऑल इंडिया सर्विस है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, और तीसरी कौन सी होती है, कोई बता सकता है? तीसरी कौन सी होती है, कोई बता सकता है?
विद, यार मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, अब इनका एक और समझ लो, ये जो रहते हैं ये ऑल इंडिया के लिए वैलिड है, ऑल इंडिया के लिए वैलिड है। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट सेंटर की तरफ से होता है, बट ये काम किसी स्टेट के लिए करते हैं। तो इनको इसलिए एक स्टेट के लिए काम करते हो, पूरी जिंदगी उसी स्टेट में या तो सेंटर में जाते, किसी और स्टेट में नहीं जाते, इसलिए उस स्टेट को बोला जाता है काडर। तो काडर बेस्ड सर्विसेज बोलते हैं इनको, काडर बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, ये चीज समझ में आई। डीसी डीएसपी एक स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। ठीक है, आईएएस भी एक स्टेट, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। ठीक है, इनको स्टेट गवर्नमेंट निकाल नहीं सकती, निकालेगी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही, डीसी डीएसपी को स्टेट गवर्नमेंट निकाल सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट सर्विसेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, गवर्नमेंट सर्विसेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो सर्विसेज जो होती है ना वो ग्रुप डी से सबसे कम से लेके ग्रुप ए तक हियरार्की में रहती है। ठीक है, अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक की, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हम घुसेंगे, या सिविल सर्विसेज के, कोई भी सिविल सर्विसेज के अलावा भी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर घुसना है हमें। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो अब ब्यूरोक्रेसी का बेसिकली मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, या ब्यूरोक्रेसी क्यों ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम क्या है। तो देखो, ब्यूरोक्रेसी में सबसे सिंपल चीज अगर मैं बताऊं तो सबसे ऊपर मान लीजिए आपके मिनिस्टर हैं, उसके नीचे मैंने पूरे डिपार्टमेंट को, ठीक है मिनिस्टर है, उनके नीचे मैंने पूरे डिपार्टमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। ठीक है, अलग अलग लेवल पे डिवाइड करके रखा है। तो यहां पे आपका प्यून और क्लास 4 ऑफिसर्स आएंगे, थोड़े ऊपर आपके कलेक्टर्स आएंगे, मान लीजिए कि ये कर रहे हैं कलेक्टर आएंगे, थोड़े ऊपर से प्रिंसिपल सेक्रेटरीज आएंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी आएंगे, सबसे ऊपर सेक्रेटरी रहेंगे। ठीक है, तो इतने सारे विंग में पहली बात हमने डिवाइड की, ये ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विसेज की बात हो रही है। सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस को अगर एक स्टेट में डिवाइड किया जाए तो इस ब्यूरोक्रेसी में आप यहां से स्टार्ट करते हो सिविल सर्विसेज से। तो एक प्यून भी सिविल सर्वेंट होता है क्या, एक प्यून सिविल सर्वेंट होता है क्या, बहुत तगड़ा सवाल है, एक प्यून सिविल सर्वेंट होता है क्या। तो हम उसको सिविल सर्विसेज का एग्जाम में क्यों नहीं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम से क्यों नहीं सिलेक्ट होता हूं। याद रखना, एक प्यून भी सिविल सर्वेंट है, लेकिन वो ग्रुप ए बी के लिए, ए बी से नहीं होता है। ठीक है, जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है ना यूपीएससी, वो ग्रुप ए बी के लिए होती है, ग्रुप यानी टॉप पोजीशंस, मतलब 2 ग्रुप्स है उनके लिए होती है। प्यून भी एक ब्यूरोक्रेट है, प्यून भी एक सिविल सर्वेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अब ये इतने पार्ट्स में हमने क्यों डिवाइड किया, ताकि इंफॉर्मेशन का जो ओवरलोड है, इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग ये आपकी कम हो जाए। ठीक है, सेकंड इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग कम हो जाए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखो इसका एक फायदा है इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग। ब्यूरोक्रेसी के फायदे नुकसान देख लेते हैं। तो यहां पे अगर हम बेनिफिट्स देख रहे हैं तो यहां पे हम लॉसेस भी देखेंगे। तो बेनिफिट है कि इंफॉर्मेशन डिवाइड हो जाती है, लेकिन दूसरा दिक्कत क्या है कि अगर एक चीज को पास होना है, पहले इस लेवल, फिर इस लेवल, फिर इस लेवल, फिर इस लेवल, फिर इस लेवल, इतने लेवल से गुजरना पड़ता है, और हर स्टेज पे करप्शन अगर भी है, तो आप मान लीजिए डिले कितना ज्यादा होगा कि नहीं होगा, डिले होगा कि नहीं होगा। सो दैट इज वाई ब्यूरोक्रेसी का एक लॉस है कि आपने इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग कम करने के लिए स्टेजेस तो बांट दी, लेकिन कहीं ना कहीं डिले इन सर्विसेज होने लगता है, डिले इन डिसीजन मेकिंग। और इसका एक कॉमन नाम है जो आप एग्जाम में जरूर यूज कीजिएगा, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब, रेड मतलब रेड लाइट से रोकना हो गया, तो आपका काम रुका हुआ रहता है। अगर जितनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी उतना ज्यादा काम रुका हुआ रहेगा। इज इट क्लियर। सेकंड, इसमें क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क रहता है, क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क, क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क रहता है। लेकिन इस केस में दूसरी दिक्कत क्या है कि ये जो आदमी यहां का है वो अपने सीनियर तक नहीं पहुंच सकता, उसको प्रोसेस यही फॉलो करनी पड़ेगी। ब्यूरोक्रेसी की दिक्कत क्या होती है कि आप अपने
मैनेजर तक जाओगे, मैनेजर के मैनेजर तक नहीं जा सकते हो। ये बेसिकली दिक्कत है ब्यूरोक्रेसी की। इज इट क्लियर? तो दैट इज वाई जैसे रेड टेपिज्म इमरजेंसी के केस में बहुत हानिकारक हो सकता है। ठीक है, कि आपका काम अटका हुआ है, आप चल रहे हो, ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई। तो ट्रांसपेरेंसी, और देखो अब जितने ज्यादा लेवल होंगे उतनी कम ट्रांसपेरेंसी होती जाएगी। लो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, लो ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये चीज समझ में आई। जितने लेवल है उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रुक जाएगी। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? और मांग लो शुभी से। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट अभी तक? क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं आपको, जैसे रेड टेपिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझना। आईवीएफ आप सब जानते हो। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या रहता है? आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या रहता है? बेसिकली आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या रहता है? आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या रहता है भाई, बताओ तो यार, अब इतना भी नहीं बन रहा है यार। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या रहता है? इन वेरिटो फर्टिलाइजेशन। इन वेरिटो फर्टिलाइजेशन, इज इट क्लियर? इन वेरिटो फर्टिलाइजेशन आ गया। ठीक है, तो आईवीएफ, पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इन वेरिटो फर्टिलाइजेशन। ये कहां पे इन्वेंट हुआ है, कोई बता सकता है? कहां पे इन्वेंट हुआ है? किसने आईवीएफ को लॉन्च किया है, या फिर किसने आईवीएफ को इन्वेंट किया है? तो आपको नाम दिखेगा डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स। डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स। बट क्या आपको ये चीज पता है कि एक इंडियन डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर मुखर्जी। इनकी कहानी बहुत फेमस है, एक मूवी भी बनी है इनके ऊपर। रुक जाओ, मैं मूवी का नाम बताता हूं। नाम तो नहीं आ रहा है, बट आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है ना, उसकी खोज इनने करी थी, लेकिन कभी इन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। और ब्यूरोक्रेसी इतनी गंदी थी कि इन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। रॉबर्ट एडवर्ड्स ने उसको, मतलब आप ये समझिए, पेटेंट नहीं करवाया तो सराहने की जगह इनको पीनलाइज किया गया था कि आपने नहीं किया। इनका जो डॉक्यूमेंटेड वर्क था वो बाहर ले लिया गया और इनकी पूरी मेहनत असफल हो गई, और इसके चलते इन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये बहुत फेमस कहानी है, डॉक्टर मुखर्जी सुसाइड आईवीएफ की। ठीक है, ये होता है रेड टेपिज्म, ये होती है ब्यूरोक्रेसी की सच्चाई। ब्यूरोक्रेसी ऐसी चीज है ना जो आपको चार्मिंग, पहले आपको सिलेक्शन के पहले सोने नहीं देती, और सिलेक्शन के बाद आप ऐसा काम करते हो कि आप सो नहीं पाते हो। ठीक है, तो दैट इज वाई ब्यूरोक्रेसी ना इतनी खतरनाक और इतनी, बोलते हैं ना, इतना ऐसा दलदल है जहां पे अपने आप को आपको स्टेबल रखना है, वरना कब गिर जाओगे ना, या कब आपकी वजह से कोई और गिर जाएगा, वो मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो आप समझिए। एक द फॉरगेटन हीरो ऑफ, मैं एक लिंक डाल रहा हूं, आप ये लोग ये लिंक पढ़े लेना आप। ये मैंने एक लिंक डाली है, कॉपी करके इसको एक बार जरूर पढ़ना। द फॉरगॉटन हीरो ऑफ आईवीएफ। ये सारी चीजें लोगों के बारे में पता नहीं होती यार, लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होती है। ये चीज समझ में आई? अब क्या होता है, ध्यान से समझो। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ सबसे पहले। यार एक्चुअली आज का लेक्चर भी लंबा ही हो गया है। ठीक है, चलो ब्यूरोक्रेसी बचाए, एक लेक्चर में पूरा लूंगा ब्यूरोक्रेसी पे, ताकि ब्यूरोक्रेसी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अभी ब्यूरोक्रेसी की दिक्कतें, क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती है। ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था, या स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला जाता था। अभी ये स्टील फ्रेम को प्लास्टिक फ्रेम क्यों बोलने लगे हैं? क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स इस देश को चलाते कैसे हैं?
तो वो आपको पता है कि हाँ मिनिस्टर के नीचे ये सारी चीजें आपको पता है। बट द प्रॉब्लम इज कि एक ब्यूरोक्रेट की क्या दिक्कत होती है, एक ब्यूरोक्रेट की लाइफ क्या होती है, वो सब पॉलिटी का पार्ट है। ये ई गवर्नेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो यूनिट 9 का ई गवर्नेंस है ना, वो आप तब कर पाओगे जब आप ये ब्यूरोक्रेसी समझोगे। ठीक है, तो आई थिंक कि आई एम डन फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, 8 बजे हम करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा छोटा था आई नो, बट ठीक है, आज थोड़ा सा मैं बिजी था, तो दैट इज वाई एज वेल। ठीक है, बट ये चीज समझ में आ गई कि क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। थैंक यू शुभी। साइंस की क्लास नहीं होगी शायद आज, साइंस की क्लास करनी है यार। एक्चुअली क्या करूंगा मैं अब, देखिए क्या हो रहा है ना, साइंस की क्लास, ये क्लास और करंट अफेयर्स की क्लास तीनों लाइनअप हो रही है ना, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि दैट थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए, इतना ज्यादा लगातार बोल पाना इज अ बिट डिफिकल्ट। सो दैट इज व्हाई व्हाट आई एम प्लानिंग राइट नाउ, कि या तो साइंस की क्लास को या तो इसकी क्लास को मॉर्निंग में शिफ्ट किया जाए 12 बजे। ठीक है, 11 बजे या 12 बजे, 11 बजे भी मैं शिफ्ट कर लूंगा तो मेरे आने जाने का टाइम भी थोड़ा सेटल हो जाएगा कि 11 बजे से मेरे लेक्चर्स चालू हो जाएंगे। अभी मैं काफी कई बार लेट भी हो जाता हूँ, तो सुबह 11 या 12 बजे से मैं साइंस का लेक्चर रखूंगा, और ये वाले लेक्चर रोज शाम को 5-6 बजे ही होंगे, 5:30 बजे 6 बजे ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। अब साइंस के लेक्चर कल से सवेरे ही होंगे। चलिए, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, लेट अस मीट टुमारो। कल हम करेंगे ब्यूरोक्रेसी की और डेप्थ में, जानेंगे कि क्या कई बार नींद नहीं आती ब्यूरोक्रेट्स को। एक बहुत अच्छी कहानी थी, मैं कहानी सुन लूं। ब्यूरो आप क्यों करना चाहते हो सिविल सर्विसेज में, आपके क्या क्यों करना चाहते हो, मेरा सबसे सवाल है, वाई यू वॉन्ट टू डू सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज। और बिल्कुल फ्रैंकली बताना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज लेक्चर है, पैसा बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो, सोसाइटी के लिए काम करना है ये बोल सकते हो, गरीबों के लिए काम करना है, कुछ भी, बट बोलो कुछ। बोलोगे नहीं ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों करना चाहते हो ये सब। विकास दिव्य कीर्ति सर का एक वीडियो था, बहुत बढ़िया वीडियो था यार वो। अरे भाई बताओ क्यों करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू मेक चेंजेस इन योर एरिया। ठीक है, और बाकी लोग भी रिप्लाई करो भाई, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है शिवानी। और बाकी लोग भी हैं भाई लेक्चर में, शिवा, ठीक है, शुभी त्रिपाठी, साक्षी आप भी बता दो। एक बस एक रैंडम थॉट, व्हाई यू वांट टू परस्यू सिविल सर्विसेज, व्हाई यू वांट टू परस्यू सिविल सर्विसेज। बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा। देखो, जो आप करना चाहते हो ना, मैं बता रहा हूं कि सिविल सर्विसेज में वही सिलेक्ट होता है जिसका एक कोई गोल होता है। ठीक है, कोई गोल होता है, कि कोई गोल हो, भले ही पापा को प्राउड कराना है, कोई भी गोल हो, लेकिन ऐसे ही आप सिविल सर्विसेज मत करने लगो। ठीक है, कुछ चीजें बदलना है जिनके लिए पावर चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखो, जब अपने करियर की शुरुआत आप करोगे ना, बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ, सब पूछेंगे, पावर मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। बट जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ना, धीरे धीरे आपकी पावर लोगों तक है, लेकिन आपके ऊपर भी पावरफुल लोग रहेंगे। और जो आप करना चाहते हो ना, मैं बता रहा हूं, आप सबका एम ही रहेगा लोगों के लिए करना है, सबका एम रहता है। जो सिविल सर्विसेज में जाते हैं ना, वो इतनी पढ़ाई करके जाते हैं और इतनी नॉलेज लेके जाते हैं कि पैसा ऐसा कमाना, करप्शन करना किसी का एम होता ही नहीं है। कुछ भी वो जिंदगी में करें, लेकिन लोगों की हेल्प करना उनके मन में कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में रहता है, और हम सबके मन में भी है कि यार हाँ कुछ तो करना ही है यार। लेकिन आपको पता है कि जब आप ये करने के लिए जाएंगे तो आपको कितने समझौते करने पड़ेंगे। आपको लगता है, देखो, आपको लगता है कि एक स्कूल होना चाहिए, ठीक है, आपको लगता है बच्चों के पढ़ने के लिए एक स्कूल होना चाहिए। जहां पे स्कूल बनना है, वो वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी दबदबे वाले इंसान की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, आप बताइए।
समझौता कैसा करना पड़ेगा वो बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो, सबसे पहली चीज समझना, अगर आपको बदलाव करना है तो आपको समाज में रहना पड़ेगा। आप ऑफिस पोस्टिंग नहीं ले सकते, और अगर आपको समाज में रहना है तो आपको उनकी सुननी पड़ेगी जिनकी आप नहीं सुन सकते, या जो अपनी पर्सनल चलाते हैं, यानी मंत्री। अगर आपको मंत्री की सुननी पड़ी, अब आप अगर बेसिकली अपने उसूलों पे अड़े रहे तो क्या होगा? आप बाहर फेंक दिए जाओगे सिस्टम के, आपकी पनिशमेंट पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, आपकी ऐसी जगह पोस्टिंग होगी जहां से कोई मतलब नहीं रहेगा, आप अपने जो आपके काम है वो नहीं कर पाओगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब इस केस में आप क्या करोगे? भाई लोगों के लिए करना है तो कहीं ना कहीं मंत्री जी की सुननी पड़ेगी। अब समझदार व्यक्ति ही लोगों के लिए काम कर पाता है, याद रखना। तो समझदार हो तो क्या होगा? मंत्री जी की थोड़ी सी बात सुन लोगे कि यार चलो इस बार सुन लेते हैं। देखो लीगल कुछ नहीं रहता है, ठीक है, लीगल कुछ नहीं रहेगा, भी नहीं उठा पाओगे। चलो मान लो लीगल नहीं है, मत नहीं सुनोगे, बाहर फेंक दिए जाओगे, फिर क्या हुआ तुम्हारे ड्रीम्स का? जिसके लिए तुम सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहे हो, उन ड्रीम्स का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ठीक है चलो मंत्री जी की बात सुन लेते हैं, जो मैं करने आया था वो मैं करके रहूंगा। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज शुरू कर दिया आपने, थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, आपको बहुत अच्छी पोस्टिंग मिलती है, ठीक है, आपको बहुत अच्छा जिला मिल जाता है काम करने के लिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छी तहसील मिल जाती है काम करने के लिए। बैलेंस नहीं बनता है, समझो शिवानी, बैलेंस नहीं बन पाता है। आपको बहुत अच्छी तहसील मिलती है काम करने के लिए, आप तहसील में पहले दिन पोस्टेड होते हो, अगले दिन आता है मंत्री जी का कॉल, आपको बुलाया जाता है ऑफिस में, ठीक है, आप जो करना चाहते हो वो पूछते हैं मंत्री की, अच्छा ठीक है तो क्या करना है? आप अपनी पूरी रणनीति बताते हो कि सर ये चालू करना है, साफ सफाई करवानी है, एजुकेशन करना है, ठीक है, एजुकेशन में मुझे काम करना है। मंत्री जी क्या बोलेंगे? मंत्री जी को तो रहना है, ये सब काम करने से तो उनका भी फायदा होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब क्या होता है, एक दिन मंत्री जी बोलते हैं भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, सुनो शिवानी, तुम बहुत बढ़िया काम कर रही हो यार, लेकिन एक काम करो, सुशांत को भी समझाया है और तुम भी थोड़ा सा समझ जाओ कि काम करो, बहुत बढ़िया काम करो, ये भी कर लो, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना, वो अपनी पार्टी के जो लड़के हैं उनको बस मत पकड़ना, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होनी है, बाकी तुम काम बहुत बढ़िया करो, तुम ये कर लो वो कर लो, और ये तो जरूर करना, एजुकेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, बच्चों का भविष्य है इसमें, ये तो करना ही, ठीक है। एक बात धीरे से बोलिए, खत्म। आपके जहन में दूसरी बार सेक्रीफाइस करने का ख्याल आता है, आपको दूसरे सेक्रीफाइस करने का मौका आ गया है, या तो आप लोगों के लिए काम करना चाहते हो, आपको परमिशन मिल गई है वो काम करने की, परमिशन मिल गई आपको वो काम करने की, अब आप करना चाहते हो, लेकिन फिर से समझौता तो करना पड़ेगा कि जो पार्टी के चिरकुट हैं उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपने बोला चलो ठीक है यार, मैं एक बड़े उद्देश्य से आया हूं, छोटी छोटी बातें होती रहती है, मुझे देश में ये बदलाव लाना है, एजुकेशन का बदलाव लाना ही लाना है, ठीक है। अब फिर एक समझौता करते हो, ठीक है, फिर एक समझौता करते हो, इसके बाद चीजें चालू होती हैं, दंगाई उत्पात मचाते हैं, लेकिन पार्टी के आप एफआईआर नहीं कर सकते, आप बात आई गई कर देते हो। एक दिन बहुत घिनौनी चीज हो जाती है उस जगह पे, एक छोटी सी बच्ची का रेप हो जाता है, लेकिन आप इतने दबे हुए हो प्रेशर के तले, मतलब तले, कि आप उन लोगों के खिलाफ एफआईआर तक नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि किसने किया है रेप, ठीक है। आप मंत्री जी के पास जाते हो, अब मंत्री जी के पास जाके आप क्या करोगे? मंत्री जी के पास जाके आप क्या करोगे? रेप तो हुआ है, इग्नोर तो कर नहीं सकते, जनता अपने उबाल पे है, क्या करोगे? आसान है काम, सोचने में इतना मुश्किल लग रहा है, करने में क्या होगा हालत। क्या करोगे? मंत्री जी देखो, तुम ऐसी पोजीशन पे हो जहां पे तुम दुनिया की सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते जिन्होंने ये कांड किया है। अरेस्ट करोगे तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे,
ठीक है। और नाराज क्या हो जाएंगे, तुम्हें पोस्टिंग से हटा दिया जाएगा, ठीक है, तुम जो काम करना चाहते थे सब कुछ सैक्रिफाइस हो जाएगा, जिसके लिए तुम सिविल सर्विसेज में घुसे थे वो सब सैक्रिफाइस हो जाएगा। क्या करोगे बताओ, शर्माओ मत, करना है ये काम तुम्हें, क्या करोगे? वहां पे जाके आप बोलोगे सर देखो ऐसा है, कांड तो हुआ है और लोग हैं उबाल पे, तो इसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, करना तो पड़ेगा सर। आप भी देख लो, आपके ऊपर बात आ जाएगी, ठीक है। कभी वो बहुत ज्यादा करे ना कि मत करो, अरेस्ट नहीं करो, ये मत करो, एफआईआर मत करो, सीधे मंत्री जी को पेलो, क्या देखो सर लोग हैं उबाल पे, आपका इस्तीफा मांग लेंगे तब आपको मजा आएगी क्या? तो क्या बोलेंगे मंत्री जी, एक काम करो छोटी मोटी एफआईआर डाल दो, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एफआईआर तो डलेगी लेकिन उन लोगों के खिलाफ नहीं डलेगी, फिर तीसरी बार समझौता करने का मौका आएगा। समझौता ऐसा कि सबका फायदा है इसमें, ठीक है। सबका फायदा कैसे है? मंत्री जो चाह रहे हैं वो भी होगा, लोग जो चाह रहे हैं कि सजा भी मिले, और एक गरीब परिवार को पकड़ा जाएगा। मंत्री जी बोलेंगे एक काम करो, गरीब परिवार को पकड़ो, उसके दो लोगों से बोलो कि हम कबूल करते हैं कि हमने ये कांड किया है, ठीक है, और उनको डालो जेल में, ठीक है, और इनके परिवार वालों को जैसे ही ये होता है, इनके परिवार वालों को 15-15 लाख रुपए दे दो, ठीक है। आपने जाके, आप मजबूरी में किस मुंह से आप जाओगे? क्या कलेक्टर काहे के, कलेक्टर काहे के क्या हुआ, आप जाओगे एक गरीब के पास, बोलोगे कि ऐसा ऐसा कर लो, आप भेजोगे किसी को कि कर लो, ठीक है, वो तुरंत रेडी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 15 लाख रुपए के लिए खुद को बेच देता है इंसान, वो रेडी हो जाएगा। अगले दिन न्यूज आएगी, आप भी बढ़िया करोगे कि हमने इन कैदियों, हमने इन रेपिस्ट को 2 दिन में पकड़ के दिखाया, किसकी मदद से? मंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये किया है, ठीक है। लोग भी तालियां बजाएंगे, मंत्री जी भी खुश, आप भी खुश, ठीक है, और वो परिवार भी खुश जिसको 15 लाख रुपए मिले हैं, और वो इंसान भी खुश जिसको, जो अंदर गया है क्योंकि उसके परिवार को 15 लाख रुपए मिले हैं। पता है खुश कौन नहीं होगा? सिर्फ आप। रात में आप सो नहीं पाओगे इस चीज, ये चीज करने के बाद। एथिक्स भी आप समझो, साक्षी आप ये चीज समझो कि एथिक्स ना, मतलब बहुत इंटरनल सेशन है इसलिए मैं बता रहा हूं, एथिक्स एक लिमिट पे रुक जाएंगे। एक लिमिट पे आपको एथिक्स और अपने काम जो आप करने के लिए सिविल सर्विसेज में घुसे हो, उनमें से एक को चुनना पड़ेगा। अगर आप एथिक्स को चुनते हो तो आपका मतलब ही नहीं निकला सिविल सर्विसेज में घुसने का, आपका मतलब ही नहीं निकला सिविल सर्विसेज में घुसने का। आप होगी तो क्या करोगी? बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं मांग रहे, छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज मांगते जाते हैं आपकी लाइफ में। एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर इतना सब होने के बाद भी इतने प्रेशर में रहता है जिसकी कोई हद नहीं है। एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर को, आप ये समझो 10 में से 9 ऑफिसर्स को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको रेडी करना चाहता हूं कि इस चीज के लिए तैयार रहना, तो अपना मेंटल कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बना के रखनी है आपको। इतना आसान नहीं है यार सिविल सर्विसेज। कैसे दोगे उसको पनिशमेंट, कैसे दोगे? आप देखो, जिसने गलती की है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, एथिक्स यही बोलता है। लेकिन उसको आपने अगर उसको पनिशमेंट दी, तो जो आप देश के लिए ज्यादा बड़ा भला करना चाह रहे हो, आपकी कहानी वहीं रुक जाएगी। क्या करोगी? आपने अगर सरकार के खिलाफ जाके कुछ किया, उस समय मीडिया ईडिया आपको काफी सराहेगी, वो तो मीडिया भी नहीं सराहती अब, ठीक है, मीडिया ईडिया आपको काफी सराहेगी, लेकिन आप 20 दिन बाद कहां रहोगे, 25 दिन बाद कहां रहोगे पता नहीं रहेगा। आपने, अब में से किसने अशोक खेमका का नाम सुना है? अशोक खेमका आईपीएस ऑफिसर, 57 ट्रांसफर हुए, 57 के, अब तो 60-60 हो गए उनके। उनतीस साल के करियर में
54 बार ट्रांसफर हुआ है, मतलब हर 6 महीने में ऑलमोस्ट इनका ट्रांसफर हुआ है। आप अगर रहोगे नहीं एक जगह तो कैसे काम करोगे? बात यही है शुभी, यही आपकी डिसीजन मेकिंग है कि ये आप हो, कोई और होगा। ठीक है, आप सही गलत में गलत को चुन रही हो। गलत देखो, गलत तो स्टेज 1 पे ही था कि जब आपने किसी पॉलिटिशियन को हंस के बोला था हाँ सर कोई दिक्कत है क्या, जिसकी वजह से आप अच्छी डिस्ट्रिक्ट में आए थे। गलत तो आप वहीं हो गए थे, लेकिन आपने चलो उस गलती को माना, ठीक है यार एक पॉलिटिशियन की बात है कुछ गलत, लेकिन आपके लिए गलती इस रेप के केस की बात आई कि यार मैं सही इंसान को, ये आज इसका कर रहा है, ये छूट गया तो कल किसी और का करेगा। आपकी समझदारी है कि आप इस लेवल पे या इस पॉइंट पे डिसीजन ले रही हैं। आपकी समझदारी है कि आप इस पॉइंट पे डिसीजन ले रही हैं। समझ में आया? हो सकता है कोई इसको भी इग्नोर करके और आगे जाए, हो सकता है कोई एक ऐसी स्टेज आए जब पॉलिटिशियन की वजह से एक ऑफिसर को किसी और का मर्डर करना पड़ जाए। कई लोग वहां जाके रुकेंगे, कई लोग नहीं रुकते, बहते चले जाते, निकल ही जाते आगे। तो द थिंग इज कि मतलब मैं कोशिश करता हूं मेरे जो भी लेक्चर्स हैं उसमें बेसिकली आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आपका कॉन्फिडेंस हो, आपकी थिंकिंग बढ़नी चाहिए। नॉलेज सिर्फ ये है, नॉलेज के ऊपर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के ऊपर एटीट्यूड, एटीट्यूड के ऊपर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के ऊपर आपकी थिंकिंग, और सबसे ऊपर आता है क्या? आपका खुद पे विश्वास। एक होता है कॉन्फिडेंस अपनी चीजों को लेके, एक होता है खुद पे विश्वास। ये सारी चीजें जब आपको मिलेंगी ना, तब आप एक रियल, बोलते ना, एक रियल प्रिपरेशन होगी आपकी। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। काफी ज्यादा वो भी हो गया है 15 मिनट से, लेकिन ये चीज सोचना जरूर है, क्या करोगे? थैंक यू, बाय बाय।